तो पिछले लेक्चर में हम स्पेक्ट्रल लाइन्स तक बस पहुँचे थे। आज हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या होती है। ठीक है, सपोज करो ये सेंटर वाला एटम का एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेल। ये वाला हो जाएगा इसका सेकंड शेल, और ये वाला हो जाएगा थर्ड शेल। ठीक है, तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन सपोज करो थर्ड से सेकंड में आ रहा है या सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर शेल से, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तब वो एनर्जी निकालता है, एनर्जी निकालता है। किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, और ये बात हमें कौन से साइंटिस्ट ने बताई थी, बोर ने। ठीक है, ये बात हमें बताई थी बोर ने। तो बोर भाई साहब ने 5 सीरीज दिया हमें, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पीफर्ड। लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पीफर्ड। ठीक है, ये आपको इसी सीरीज में याद करनी है, ऐसा नहीं कि पीफर्ड पहले याद कर ली, नहीं। पहले लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफर्ड। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने इन सब में n1 की वैल्यू लिखी हुई है। n1 क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, लाइमन सीरीज कब बनेगी, लाइमन सीरीज तब बनेगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर लेवल से, फर्स्ट शेल में आएगा, तब बनेगी लाइमन सीरीज। हायर लेवल क्या हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कुछ भी हो सकता है। जो भी एक से ऊपर का शेल होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहां से पहले शेल में आएगा तब सीरीज बनेगी लाइमन सीरीज। ठीक है, अब आता है बाल्मर। बाल्मर का शेल नंबर क्या है, 2। ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा वाले कौन से होंगे, 2 से ज़्यादा होगा 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 2 से ज़्यादा वाले में 2 पे आएंगे, अगर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं बाहर से, तब वो बन जाएगा बाल्मर सीरीज। फिर आता है पास्टन में क्या होगा कि वो थर्ड शेल में आएंगे हायर लेवल से। हायर लेवल क्या हो जाएगा 3 के लिए, 4 5 6। ऐसी ब्रैकेट है फोर्थ शेल। ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल क्या होगा, 5 6 7 से जब वो 4 में आएंगे तब बनेगी ब्रैकेट। ठीक है, ऐसी पी फट का देख लो आप। ठीक, अब देखो लाइमन सीरीज है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ये यूवी रेज में आती है, यूवी के अंदर आती है। बाल्मर आती है विजिबल रे के अंदर, विजिबल रे। पास्टन आती है इंफ्रारेड। ब्रैकेट आती है इंफ्रारेड, और पी फंड भी आती है इंफ्रारेड के अंदर। ठीक है, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड। अब ये लोग पता है क्या पूछते हैं आपसे, ये पूछते हैं कि चलो कोई इलेक्ट्रॉन चौथे से फर्स्ट में आ रहा है, तो उसकी वेवलेंथ बताओ, जो वो लाइट निकालेगा उसकी वेवलेंथ बताओ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है, वो ये है, फॉर्मूला है 1/z²r, 1/z²r। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन ना फिजिक्स में कम, केमिस्ट्री में करवाया हुआ है, एक बार देख लो, वहाँ पर ज़्यादा आता है। सर के नोट्स में दे रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा एटॉमिक नंबर, r होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁷, 1.1 इंटू 10⁻⁷। तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, एक बार आप वहाँ देख लेना, टैली करके आ जाएगा क्लियर। फिर आता है एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे करते हैं। एटॉमिक मास को डेफिनेशन ये है, 112 मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन के अंदर 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। तो उसने कहा कि कार्बन 12 का भी एक एक चौथाई बोलते हैं ना, ऐसे एक बाराई, मतलब 1/12 कार्बन 12 का, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। और जब इसकी कैलकुलेशन करी गई कि एक एटम का मास कितना होता है, तब वो निकल के आया इतना होता है। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, आप लिख लो ऐसे
1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम और 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब देखो एक ना रिलेशन है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है इसलिए लिखा है, क्वेश्चन कभी उस पर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता उस पर। देखो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, बराबर होता है 931 मिली इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये फिजिक्स का पार्ट है, ये न्यूमेरिकल में पूछा गया है कुछ, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है PYQ में। अब बात आती है न्यूक्लियर साइज की। न्यूक्लियर साइज क्या होता है? तो ये देखो, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री की वीडियो में भी पढ़ा है, जो वीडियो बनाई थी ना उसमें भी बनाया था, तो सेम फार्मूला था वहाँ पे। ठीक है, कि जो न्यूक्लियर रेडियस होता है वो होता है R=R0A1/3। वहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया था एल्यूमिनियम का। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में जो R0 की वैल्यू ली थी केमिस्ट्री के अंदर वो थी 1.5 इंटू 10⁻15 मीटर, और फिजिक्स में जो R0 की वैल्यू है वो है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। इस बात का ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में 1.5 दे रखी है, फिजिक्स में 1.2 दे रखी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक एग्जांपल ले लूँ, चल ले लेता हूँ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज बताना है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना होता है 27। ए है ना, ए का मतलब होता है मास नंबर। ठीक है, तो रेडियस निकालो, R0 इंटू ए है 27 1/3। ठीक, R0 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3⁻³ इंटू 1/3। 1/3 बाहर वाला है, ठीक है, 3 से 3 कट गया तो बचा 3R0। 3 इंटू 1.2, 3 इंटू 1.2 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये थोड़ी डेफिनेशन है, ये पढ़ लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लिखा है तो मैंने लिख लिया। मास डिफेक्ट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स, एक होता है न्यूट्रॉन्स, एक होता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर। जो ये मास नंबर होता है ना, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ये समझ लो। जो मास नंबर ए होता है ना, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो ये देख लेना आप एक बार ही। फिर आता है न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब होता है तोड़ना, फिशन का मतलब होता है तोड़ना, और फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। फिशन का मतलब होता है तोड़ना और फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, फिनोमिना, तो न्यूक्लियर फिजन पढ़ता है फिनोमिना ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइट न्यूक्लियस। मतलब फिजन हो रहा है तो मतलब तोड़ना, और न्यूक्लियर का हो रहा है तो मतलब एक हैवी न्यूक्लियस को तोड़ के 2-3 लाइट न्यूक्लियस बना देना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। और फ्यूजन क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा 2-3 लाइट को जोड़कर, मतलब 2-3 लाइट न्यूक्लियस को जोड़ के एक हैवी न्यूक्लियस बना देना। 2-3 लाइट न्यूक्लियस को जोड़कर एक हैवी बना दो, ये हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो न्यूक्लियर फिशन ना दो तरीके के होते हैं, अनकंट्रोल और कंट्रोल। तो देखो अनकंट्रोल वाले में क्या होता है? अनकंट्रोल वाले में मान लो वो टूटा, दो चीज़ों में टूटा, एक चीज़, एक न्यूक्लियस दो में टूटा, तो ये आगे भी टूटते रहेंगे। ये 4 में टूटे, ये 4-16 में टूटे, ये रुकेंगे नहीं, तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। और कंट्रोल वाले में क्या है कि एक चीज़ दो में टूटी, बस ख़त्म, इतना। ओके, तो ये न्यूक्लियर फिजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आता है इस चैप्टर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इजी पार्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको पता है कि जब हम मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, ऊपर उसका लिखा होता है क्या? मास नंबर, जिसे हम ए से बताते हैं, और नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ए वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो अब देखो, अगर मान लो किसी एलिमेंट के ऊपर अल्फा रेस पास करी, अल्फा रेस पास करी,
तो उसका मास नंबर 4 से घट जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा। सपोज सपोज एग्जांपल देता हूँ। सपोज एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास है 27 और एटॉमिक नंबर है 23। अगर इसके ऊपर अल्फा पास करी तो मास नंबर कितने से घट जाएगा? मास नंबर 4 से घट जाएगा। 27 मास नंबर है, तो 27 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा? 23। तो एल्यूमिनियम का मास नंबर अब कितना हो जाएगा? 23। और एटॉमिक नंबर से कितना घटेगा? 2। एटॉमिक नंबर से घटेगा 2, तो बचेगा 11। तो ऐसे आपको घटाना है ध्यान से देखकर। ऐसी अल्फा डीके दे रखा है, ऐसी होता है बीटा डीके। ठीक है, तो बीटा डीके में देखो क्या होता है। बीटा डीके में मास नंबर रहेगा कांस्टेंट और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। सपोज एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लो, उस पर 27 ये है, 13 ये है, और इस पर डाल दिया आपने बीटा रेस, तो मास नंबर तो कांस्टेंट रहेगा, तो 27 ऊपर लिख दो और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, तो 13 से 1 जोड़ेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 14। ठीक, तो ये अल्फ़ा डिके और बीटा डिके ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करेंगे समझ आ जाएगा। आ जाइए, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है इसके, PYQ में मिले नहीं मुझे ज़्यादा। तो बस कितने ही हैं, 4-5 ही हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर अगला चैप्टर करेंगे। वैसे भी अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस को थोड़ा कंप्रेस किया जाए, 15 से 20 मिनट के अंदर चैप्टर को मतलब वन शॉट में निपटाया जाए। रीज़न ये है कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, आप वीडियो देखने नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर। ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी चैप्टर को करा जाए और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे जाए। ठीक है, एक चीज़ मेरे से छूट गई कि क्या होता है कि कभी कभी ना हमें मास दे देता है, हम दे देते हैं मास, और इसमें पूछते हैं एनर्जी, एनर्जी बता दो इसकी। तब भाई मास में तुमने ना ग्रेविटी दी ना हाइट दी। ठीक है, या तो अगर एनर्जी बतानी होती तो हम mgh लगाते, एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाते? mgh लगा सकते थे। लेकिन अगर ये सब नहीं दे रखा होता तो आपको पता है क्या लगाना होता है? अब आप mgh छोड़ दो, पहले तो दिमाग से mgh निकाल दो। mgh कुछ नहीं होता, हटा दो ऐसा। ठीक है, अगर मास दे रखा है और उसने एनर्जी पूछ ली तो इसका एक फॉर्मूला होता है E = mc²। बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, ये कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है, E = mc²। एम यहाँ पे हो गया मास और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। ये सारे PYQ हैं। ठीक, एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ DNA इज 10⁻। एनर्जी दे रखी है आपको 10⁻⁻20 जूल दे रखी है, और कहा है कि इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो इसका एक चीज़ हमने देखी तो थी यार कहीं पर, कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 से। ठीक है, डिवाइड कर दो, तो 10⁻⁻20 दे रखा है, इसको डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/16। ठीक है, मतलब देखो ये 10⁻⁻20 दे रखा है आपको ऊपर और नीचे -19, तो जब सॉल्व वॉल्व करेंगे तो ये 1/16 आएगा। आप करके देख लेना। ओके, फिर यही आपका आंसर हो गया, सिंपल सा। अब देखते हैं एनर्जी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अब देखो इसमें मास दे दिया आपको, मास कितना दिया है? 0.5 ग्राम। तो अगर कोई चीज़ आपको ग्राम में दे रखी है तो आपका सबसे परम कर्तव्य ये है कि उसे किलोग्राम में चेंज करो। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.5 × 10⁻³ किलोग्राम। अब देखो मास आ गया, एनर्जी पूछिए, तो ये फॉर्मूला किस लिए था? mc²। ठीक है, लगाओ 0.5 10⁻³ × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। सॉल्व करो
और आपको इनमें से आंसर बताना है, सॉल्व करके इनमें से आपको आंसर मुझे बताना है, मैसेज करना है, मैसेज करना है। बाय व्हाट रिलेशन यू कैन डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले थोड़े से याद करने पड़ेंगे, लेकिन इस पर क्वेश्चन वैसे नहीं आते। ठीक है, तो ये इसका आपसे यही डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखा है, यहाँ पर ये सीधा सीधा फार्मूला पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन 2018-19 की बात के हैं। ठीक है, तो आप देख लो कि पेपर वाला क्या पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक, अब देखो इन्होंने आपको ऐसे रिएक्शन दे रखा है, ऐसे रिएक्शन दे रखा है और पूछा द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ डी। डी क्या है, ये है। ठीक है, तो धीमे धीमे करेंगे, हौले हौले इस सवाल में गलती होती है। ठीक है, ए दे रखा है 44 और 22, 44 मास नंबर, 22 एटॉमिक नंबर, अल्फा रेस पास करिए। तो अल्फा में क्या होता है, अल्फा में क्या होता है, मास नंबर 4 से कम होता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। तो अगर 44 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। बी का मास नंबर कितना आएगा 40, और एटॉमिक कितना हो जाएगा 22 माइनस 2 20। ठीक है, ठीक है। अब बी के ऊपर हमने पास करी बीटा रेस, बी के ऊपर पास करिए बीटा रेस, और बीटा में क्या होता है, मास नंबर रहता है कांस्टेंट, तो ये रहेगा कांस्टेंट 40, और एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है, तो ये बन जाएगा 21। अब इसके ऊपर हमने फिर से अल्फ़ा पास कर दी। तो अल्फ़ा में क्या होता है, मास नंबर 4 से घट जाता है, तो ये हो जाएगा 36, और एटॉमिक नंबर कितने से घटता है 2 से, एटॉमिक नंबर 2 से, तो ये हो जाएगा 19। तो अब इसने पूछा था मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ डी, तो भैया मास नंबर कितना आया 36 और एटॉमिक आया 19। इस क्वेश्चन को बहुत धीमे धीमे करना है, लिख लिख के करना है, हवा में तीर नहीं मारने। ठीक है, इजी चैप्टर में गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियर भी फिनिश। थैंक यू।